हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम स्टैट्स में लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में जानेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम शॉर्ट में C.V लिख रहे हैं। तो C.V का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक छोटा सा और बड़ा आसान सा ये टॉपिक है। ये ख़त्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी, वो भी हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आज। तो पहले हम जानते हैं CV क्या है। CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को अगर आप डेफिनेशन से जाने तो डेफिनेशन क्या है, whenever the comparison of variability of two series is to be made, then we do not merely calculate the measure of dispersion, but we need such measure which are independent of the units। कह रहा है अभी जो हमने पहले दो एक्सरसाइज में जब हमने किन्हीं दो सीरीज को कंपेयर किया था तो हम उसके डिस्पर्जन को मेजर कर रहे थे। हम उनके डिस्पर्जन को मेजर कर रहे थे ना। कह रहा है कुछ मेजरमेंट ऐसे भी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स हो, जिन पे कोई यूनिट्स ना लगे। तो उन यूनिट्स जब किसी भी मेजरमेंट पे यूनिट नहीं लगती तो वो कोफिशिएंट बन जाता है। तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा ये हमें जानना है। दिस मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज independent of unit is called coefficient of variance and denoted by C.V, coefficient of variance। ऐसा मेजरमेंट जो इंडिपेंडेंट हो किससे, ऑफ यूनिट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है CV निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए। ऊपर रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना ऊपर, मतलब ऊपर देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, सिग्मा अपॉन x बार मल्टीप्लाई बाई 100। ये CV निकालने का फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है। तो CV इज इक्वल टू सिग्मा किसके लिए यूज करते थे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि जो सिग्मा स्क्वायर आता था वो वेरिएंस होता था ना। सिग्मा स्क्वायर अगर था तो वेरिएंस था, खाली अगर सिग्मा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इससे जो रिजल्ट आएगा वो उस सीरीज का CV आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा। सिंपल सी बात है। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना आता है किसी सीरीज का, और आपको मीन भी निकालना आता है। तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए, उस सीरीज का मीन निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, जो रिजल्ट आएगा वो उस सीरीज का CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब जब किन्हीं दो सीरीज को हम कंपेयर करते हैं तो किन्हीं दो सीरीज को कंपेयर करने के बाद हम CV की हेल्प से क्या बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो सीरीज है, दो क्लास है, एक आपकी क्लास है, कोई दूसरी क्लास और है। मुझे इन दोनों क्लासेस को देखना है कि कौन सी क्लास बेहतर है। या चलिए जो हमने फर्स्ट डे हमने स्टैट्स में जब हमने डिस्कस किया था कि पहली क्लास है, मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया, आउट ऑफ 50 इतने मार्क्स आए या आउट ऑफ 80 इतने मार्क्स आए। दोनों क्लासेस का एवरेज सेम है। तो दोनों क्लासेस का एवरेज सेम है तो ये नहीं बता सकते ना कि कौन सी क्लास ज़्यादा अच्छी है। तो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन का सहारा लिया था कि डिस्पर्जन से, उस एवरेज से, उस सेंट्रल टेंडेंसी से कौन कितनी दूरी पर है उसका मेजरमेंट करके फिर पता लगाया गया कि कौन सी क्लास ज़्यादा बेहतर है। एक ये तरीका था ना। अब CV की हेल्प से भी हम ये बता सकते हैं कि कौन सी क्लास ज़्यादा बेहतर है। तो उससे क्या होगा, मतलब दो सीरीज दी गई होगी, हम उन दोनों का CV निकालेंगे। जिसका CV ज़्यादा आएगा, जिसका CV ज़्यादा आएगा, द ग्रेटर CV, जिसका CV ज़्यादा आएगा वो ये बताएगा वो मोर वेरिएबल है। मोर वेरिएबल का मतलब वो
बहुत जल्दी जल्दी उसमें बदलाव है, उसमें वेरिएशन ज़्यादा है, वो मोर वेरिएबल है, ज़्यादा वेरिएशन है, ज़्यादा वेरी कर रही है वो। किसका? जिसका CV ज़्यादा है। जिसका CV ज़्यादा होगा, द ग्रेटर CV रिप्रेजेंट मोर वेरिएबल, वो सीरीज ज़्यादा वेरिएबल है, ज़्यादा वेरिएंस, उसमें ज़्यादा बदलाव है उसमें। मतलब वही सेम वही, या तो वो उस एवरेज मार्क से बहुत दूर है, बहुत नीचे है, या एवरेज मार्क से बहुत ऊपर है, तो वेरिएबल ज़्यादा है उसमें, वेरिएशन उसमें बहुत ज़्यादा है। और जिसका CV लेस रहेगा, लेस CV रिप्रेजेंट मोर कंसिस्टेंट, ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब वो ज़्यादा भरोसेमंद है, ज़्यादा रिलायबल है, मोर कंसिस्टेंट है, ज़्यादा टिकी हुई है वो, उस पर भरोसा ज़्यादा किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो CV क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। जिस सीरीज का CV लेस होगा वो क्या होगी? मोर कंसिस्टेंट। जिसका CV ज़्यादा होगी वो क्या होगी? मोर वेरिएबल। बस इन बातों को लेकर के आपको एक्सरसाइज करनी है। 4-5 क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपने पहले ना पढ़ी हो। सारी बातें हम पीछे 2 एक्सरसाइज में पढ़ करके आ रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमने सीख लिया, मीन तो खैर हमें पहले भी आता था, इस फॉर्मूले में रख करके देखना है। जिसका CV ज़्यादा आएगा उसको मोर वेरिएबल कह देंगे, जिसका CV कम आएगा उसको मोर कंसिस्टेंट कह देंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करूं, आप सब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 2 plants A and B of a factory show the following results about the number of workers and the wages paid to them। आप देखिए प्लांट A में नंबर ऑफ वर्कर्स, प्लांट A, एक तो है प्लांट A और एक है प्लांट B। किसी फैक्ट्री ने अपने 2 प्लांट लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हुए हैं, प्लांट A एंड प्लांट B। इस प्लांट A में नंबर ऑफ वर्कर्स, इस प्लांट A में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 5000, और इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स 6000 है। ठीक है। एवरेज मंथली वेजेज, एवरेज मंथली वेजेज, मंथली जो सैलरी बनती है, मेहनताना जो उनका बनता है मंथली, वो एवरेज कितना है प्लांट A में? रुपीज 2500, 2500 रुपये। और यहाँ पे भी यही है, तो दोनों की एवरेज तो सेम है, मंथली वेजेज की एवरेज तो सेम है। तो एवरेज देख कर तो पता नहीं चलेगा कि कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज़्यादा वेरिएबल है, इससे तो नहीं अंदाजा आएगा। उसके बाद वेरिएंस भी दिया गया है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज कितना है? 81, और यहाँ पे 100। तो आपको बताना है कि इन विच प्लांट A एंड B देर आर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेज। कि इंडिविजुअल, अगर हम सैलरी की बात करें तो इंडिविजुअल की सैलरी में कौन से प्लांट में ज़्यादा वेरिएशन है। लाइक जैसे 5000 लोग काम कर रहे हैं, तो 5000 में से ये थोड़ा ना कि हर आदमी की सैलरी 2500 है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, एवरेज 2500 हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेरिएंस, वो जो सैलरी का बंटवारा है उसमें जो वेरिएंस है वो कितना है? 81। यहाँ पर 2500 ही एवरेज, लेकिन 6000 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस कितना हो गया? 100। तो बताना है किस में ज़्यादा वेरिएबल है, कि किस प्लांट में प्रत्येक की सैलरी में, इंडिविजुअल की सैलरी में वेरिएशन कहाँ ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे? इसका सहारा लेंगे। फॉर प्लांट A, फॉर प्लांट A, प्लांट A के लिए CV क्या बनेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 9 होगा ना। वेरिएंस अगर 81 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट कितना आएगा? 9 अपॉन मीन कितना? मल्टीप्लाई बाई 100, तो 9/25 सोल्व कर लेंगे। 0.36 इतना ही आएगा ना भाई। 25 3 जा 75, तो कितना जाएगा फिर? 15, 25 6 जा, इतना आएगा।
और यहाँ पर फॉर प्लांट बी CV कितना आएगा 10 बाई, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 100, कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 0.4। इसका CV ज़्यादा है, प्लांट बी का CV इसके कंपैरेटिव ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब जिसका CV ज़्यादा है वो मोर वेरिएबल है। तो आप क्या लिखेंगे, प्लांट बी इज मोर वेरिएबल, प्लांट बी इज मोर वेरिएबल। आया समझ? ये एक्सरसाइज मैं आपको नहीं कराने वाला बच्चे, आप खुद से करके देख लेंगे अब इन क्वेश्चंस को। ये बता दिए, छोटा सा टॉपिक है, इससे आप बता सकते हैं। अब जैसे आगे के क्वेश्चन, जैसे सेकंड तो बिल्कुल ऐसा ही है, थर्ड भी ऐसा ही है, फोर्थ भी आप देखेंगे ऐसा ही है, 5, 6, 7 ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें डेटा दिए गए हैं। तो डेटा दिए गए तो आपको पता है क्या करना है, आप उनका मीन निकालिए, आप उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए और फिर आप इसमें रख करके बता देंगे। उससे पता चल जाएगा कि कौन मोर वेरिएबल और कौन मोर कंसिस्टेंट है। हाँ ये कर सकते हैं आप, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप इसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो वो भी काफ़ी है। आप चाहे तो इसके सिर्फ एग्जाम्पल कर ले सारे, उसमें ये पूरी एक्सरसाइज ही कवर हो जाएगी। राइट, जो मतलब आना होता है ना वो सब हम पहले एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो पहले 2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। इसमें CV का कंसेप्ट है। अब जब आपने वो सब सीख लिया है तो CV में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये आप कर लें, इसके साथ ही 15 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। राइट, एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल करके देख लें, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते चलेंगे और आसान सी बात है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 16, प्रोबेबिलिटी, हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। आप सब ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर, संभावनाएं, प्रायिकता हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और 9th में भी, कई छोटी क्लासेस में भी आ जाता है इसका कुछ, मतलब ये स्टैट्स का ही पार्ट है। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर ना स्टैट्स का ही पार्ट है, क्योंकि जहाँ डेटा कलेक्ट होते हैं और डेटा कलेक्ट होने के बाद जब हम उन पे मैथमेटिक्स लगाते हैं वो स्टैट्स का पार्ट होता है। तो प्रोबेबिलिटी भी तो यही है, डेटा कलेक्ट हुए, कुछ सर्वे हुआ, फिर उसके ऊपर उनकी संभावनाएं निकाली गई, तो ये स्टैट्स का ही एक पार्ट है। और इसमें आप परमुटेशन कम्बिनेशन का यूज़ देखेंगे। परमुटेशन कम्बिनेशन क्यों? क्योंकि जहाँ संभावनाएं हैं, जहाँ ऑप्शंस हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं इनकी गिनती परमुटेशन कराता है। तो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स से का ही एक हिस्सा है, उसी का ही, मतलब आप आपसे कहे कि प्रोबेबिलिटी किस में आता है, कैलकुलस में आता है, अलजेब्रा में आता है या ज्योमेट्री में किस में आता है, तो आप कहेंगे स्टैट्स का टॉपिक है ये स्टैट्स में आता है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैट्स। और इसको सोल्व करने के लिए परमुटेशन कम्बिनेशन का लिंक हो जाता है, क्योंकि संभावनाएं, अरेंजमेंट्स हैं। राइट, तो बेसिकली नाम से आपको पता है संभावनाएं, तो संभावनाएं क्या होगी वो आप छोटी क्लास में पढ़ करके आ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये रहता है। ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी की जो शुरुआत है वो एक राजा के दरबार से हुई थी। एक राजा का ऐसे दरबार लग रहा था, वहाँ से इस प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट की शुरुआत हुई थी। ऐसे ही एक बहुत पुरानी ऐसी एक कहानी, एक किस्सा है कि कंट्री यूनान की बात है। यूनान का मैथमेटिक्स में मैंने बहुत बार आपको बताया, बहुत ज़्यादा लिंक है। तो सबसे पहली सिविलाइज्ड कंट्री जो डेवलप थी वो यूनान ही थी। अब तो बहुत ज़्यादा उसके पार्ट हो गए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, कई कंट्रीज़ में वो बट गया है। तो वहाँ पे भी यूनान के अंदर भी कुछ एरिया में अलग अलग राजाओं का शासन था। जैसे ये एरिया है, यहाँ पे ये राजा है, ये दूसरा एरिया है, उस पर फलाना दूसरा राजा है, अलग अलग। जैसे अपने कंट्री में भी रियासतें थी,
अलग अलग रियासतों पे अलग अलग सबका अपना अधिकार था, वो मिनिस्ट्री मतलब वो राजा लोग वो जैसे शासन चला रहे थे चला रहे थे, ऐसे ही वो भी अलग अलग एरिया में बटा हुआ था, वहाँ के राजा लोग शासन चलाते थे। हर साल वहाँ क्या होता था, हर साल वहाँ ताश खेलने का टूर्नामेंट होता था राजा लोगों के बीच में। उनके शौक थे शतरंज खेलना, ताश खेलना, तीरंदाजी, शिकार वगैरह, ये अलग अलग शौक थे। तो ताश भी उनके बीच में एक बड़ा पॉपुलर गेम था जो वो खेलते थे। हर साल वो टूर्नामेंट होता था, मैच होते थे उनके, और जो जीत जाता था उनको एक स्पेशल ऑनर दिया जाता था। वहाँ के राजा को स्पेशल ऑनर दिया जाता था, वहाँ के लिए एक अच्छा इनाम भी था। जब तक वो अगला टूर्नामेंट ना हो, अगले साल तक वो टूर्नामेंट ना हो, तब तक उनको वो विशेष अधिकार मिलते थे। ये ऐसी उनकी एक शर्त थी, ये गेम जीतने की एक शर्त थी। तो इस बार भी वो गेम होने वाला था, वो टूर्नामेंट होने वाला था। तो एक पर्टिकुलर जगह का राजा, नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सी जगह थी, उस जगह का राजा, तो वो टूर्नामेंट होने वाला था। जब उस टूर्नामेंट के तकरीबन 4-5 दिन रह गए, तो उस राजा ने अपने एरिया में जितने भी विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, मैथमेटिशियंस थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, सब लोगों को बुलाया और वहाँ पर कोर्ट लगा, मिनिस्टर्स मंत्री लोग सब बैठे, और वहाँ पर राजा ने सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आज से 4 दिन बाद ये टूर्नामेंट होने जा रहा है और हम वहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो बताओ हम जीतेंगे या हारेंगे। ये सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया, जीतेंगे या हारेंगे। तो तकरीबन बहुत टाइम बीत गया, 1-1.5 घंटा वहाँ पर बीत गया, किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बस सबके बीच में ऐसे फुसफुसाहट होती रही, बातचीत ऐसे चलती रही, सब अपने कोई ज्योतिष शास्त्र में ढूंढने लग गया, कोई अलग अलग मैथमेटिक्स लगा करके, कोई जवाब नहीं आया। तो राजा बड़ा चिंतित हुआ कि इतना टाइम हो गया, मेरे इलाके में कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता, तो मेरे इलाके में तो विद्वान पंडित लोगों की और नॉलेजफुल लोगों की तो कमी है जो इस बात का जवाब नहीं दे पाते। अब देखिए, एक्चुअली राजा के शासन आप समझते हो, जब आप राजतंत्र में रहते हो, जब आप डेमोक्रेसी में रहते हो, लोकतंत्र में रहते हो, दोनों में फ़र्क है। अब राजा के सामने अगर कोई बोल दे कि हाँ जी आप जीत करके आओगे और वो हार के आए, तो जब राजा कहेगा उसी को पकड़ो भाई, सबसे पहले इसी को ही फांसी दो, है ना। राजा का मूड के ऊपर है, वो हार के आने के बाद उसका मूड कैसा हो, वो उसी को ही सीधा सजा उसी को दे जिसने मुझे बहकाया। अब लोकतंत्र में तो कोई कुछ भी कह दे। मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ऐसे ऐसे बताओ, मैं जीतूंगा या हारूंगा, सपोज मैं, आप में से कोई कहते सर आप जीतोगे, सर आप हारोगे, भाई मैं कुछ भी जीत के आऊँ या हार करके आऊँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आप लोगों को, है कि नहीं। तो डेमोक्रेसी की अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। तो ऐसे काफ़ी टाइम निकल गया। फिर वहाँ तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद वहाँ पर एक यंग मतलब 22-23 साल की उम्र का एक लड़का, वहाँ वो लड़का उस कोर्ट में जो बातें बोलता है ना, उसको खुद नहीं पता था कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये एक दिन मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बन जाएगा, इतना बड़ा ये मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट बन जाएगा। उसने जनरल बातें बोली थी। उसने कहा, माई एक्सलेंसी, आई डोंट नो वेदर यू विल विन और लूज, बट आई कैन गिव यू अ चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग। उसने पूरा वो गेम समझाया। आज मैं आपके सामने वो बात करूंगा तो आपके लिए ये बात बहुत आसान लगेगी, बड़ी नॉर्मल लगेगी, लेकिन इस बात को सबसे पहले उस कोर्ट में बताने वाला और उसकी बात से इंस्पायर होकर के प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट देने के पीछे ये बात स्पेशल हो गई। उसने कहा कि जैसे गेम समझाया कि एक्चुअली उनका गेम क्या था, जैसे एक पत्ता खींचा, वो सारे गेम होते ना, सारे एक जैसे पत्ते इकट्ठे हो जाएं, भाई चारों किंग इकट्ठे करें या चारों क्वीन इकट्ठे करें या नंबर वाइज 1 2 3 4 ऐसे इकट्ठे करें, राइट। स्पेशल ऐसा कुछ गेम था। तो कहा कि जी आप अगर एक पत्ता उसमें से खींचेंगे तो आपके पास वो किंग आए, इसके चांस 4/52 है। किंग 4 होते हैं, टोटल 52 है कार्ड्स है, 4/52 है, मतलब 1/13 है, मतलब हर 13 पत्ते में से एक किंग आने के चांस होते हैं। कह दिया कि आपके पास अगर वो किंग आ गया और आपने रख लिया, तो अगले के पास, नेक्स्ट प्लेयर के पास, अगर वो नेक्स्ट प्लेयर भी ये चाहता है कि मैं किंग ही इकट्ठा करूं,
तो उसके पास किंग आने के चांस टफ है, क्योंकि एक किंग आपने रख लिया। अब उसके लिए 3/51 हो गया, एक पत्ता भी कम हो गया, किंग भी कम। 3/51 1/17 है, उसके लिए 17 में से कोई एक पत्ता किंग है। अब अगले अगले और भी कम कह रहा, अगर ऐसे 4-5 राउंड निकल जाए और आपके पास किंग नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए किंग आने की प्रोबेबिलिटी टफ हो रही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई किंग लेकर के बैठा है। आप किसी दूसरे पत्ते को आप इकट्ठा करने की कोशिश करें। उसने ऐसे छोटी बारीकी काफ़ी बातें उसने बताई, ये उसने गेम प्लान समझाया। वो भी मैथमेटिशियन ही था, एक अपोलिनस नाम था उसका, लेकिन प्रोबेबिलिटी को देने वाला मैथमेटिशियन वो नहीं था। उसने सिर्फ ये बातें बताई। उसके बाद बहुत सालों बाद 2 रशियन फ्रेंड्स थे, रूस के रहने वाले। जब वो रिसर्च कर रहे थे, मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहे थे, वो एक का नाम था जे कार्डन, एक का नाम था कोलमोग्रोव। कोलमोग्रोव का नाम तो आपके बुक में भी मेंशन है, A.N. कोलमोग्रोव। तो एक था जे कार्डन, एक था A.N. कोलमोग्रोव। ये 2 रशियन फ्रेंड्स थे। इन्होंने कहीं इस बात को सुना पढ़ा कहीं भी, तो उन्होंने रिसर्च में ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट और आगे तक पहुंचा दिया, मतलब बड़ा पॉपुलर कर दिया। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ ताश के ऊपर ही नहीं, ये तो हर जगह लागू हो सकती है ये बात। जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ ये बात लागू हो जाएगी। मतलब जहाँ हमारे पास एक टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है और उनमें से हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ सेलेक्ट करनी हो, तो उन सब की अपनी संभावनाएं हैं, उन सब के अपने चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। लाइक उन्होंने कहा, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आना एक संभावना है, हेड आने का भी चांस है, टेल आने का भी चांस है। तो जे कार्डन और कोलमोग्रोव को फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इन्होंने ये कंसेप्ट ये सारा और आगे तक प्रैक्टिकली समझाया, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा था। इन्होंने प्रोबेबिलिटी की 2 अप्रोच बना दी। वन इज क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड वन इज मॉडर्न अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में इन्होंने कहा इसमें वो प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें आपको ये देखने में परेशानी नहीं होगी कि टोटल आउटकम्स में कितने आएंगे और फेवरेबल में कितने आएंगे। मतलब सीधा सीधा जहां पता चल जाए कि टोटल आउटकम क्या है और फेवरेबल क्या है। लाइक अगर हमसे ये कहे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वोवल्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमें पता है टोटल 26 है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स 5 है, राइट। हम ये कहें कि आपकी क्लास में 20 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी बताओ वो बॉय स्टूडेंट हो, 20/30 है ना। तो कहने का मतलब इसमें सीधा सीधा पता लगे कि टोटल क्या है और फेवरेबल क्या है। आप 10th क्लास तक जो पढ़ करके आए हो, क्लासिकल अप्रोच ही तो पढ़ करके आए हो। लाइक एक बैग में 5 रेड 7 ब्लैक बॉल रखी है, एक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी बताओ रेड आए 5/12, सीधा सीधा पता चल रहा है इसमें। दिस इज द क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप 11th क्लास में भी क्लासिकल अप्रोच पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी को। इस क्लासिकल के साथ इन दोनों ने अपोलिनियस का नाम जोड़ा कि इसको बताने वाला अपोलिनियस है, क्लासिकल अप्रोच को। और मॉडर्न अप्रोच के साथ इन्होंने अपना नाम जोड़ा। मॉडर्न अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको ये नहीं पता लगेगा सीधे सीधे कि मतलब ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऐसे सीधे सीधे प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगी कि आपको पता लग जाए कि टोटल ये फेवरेबल ये फटाफट निकाल के दे दो, ऐसा नहीं होगा। लाइक कैसे क्वेश्चन होंगे, ये 12th क्लास में आप जा करके देखोगे, 12th क्लास में पूरा मॉडर्न अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ने को मिलेगा और आगे तक। इसमें क्या होगा, लाइक मैंने ये कहा कि मैंने इस क्लास में, मेरे पास 2 क्लास है, एक ये क्लास है, एक पीछे जो रूम में बैठे वो दूसरी क्लास है। मैंने इस क्लास से एक बच्चा सेलेक्ट किया, यहाँ पर 20 बॉयज़ है 10 गर्ल्स हैं, वहाँ पर 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़ हैं। मैंने यहाँ से एक बच्चा सेलेक्ट किया, उसको मैंने उस दूसरी क्लास में भेज दिया।
फिर मैंने एक बच्चा उस क्लास से सिलेक्ट किया, उसको इस क्लास में भेज दिया। फिर मैं इस क्लास से एक बच्चा सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बताओ ये वो बच्चा था जो उस क्लास से आकर के बैठा है, या ये वो बच्चा था जो उस क्लास से वापस आकर के फिर इस क्लास में आया हो। लाइक ऐसे उलझे हुए क्वेश्चन। 2 बैग है, 2 बैग में दोनों बैग में एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक मैथमेटिक्स की बुक है। दोनों बैग में से किसी एक बैग को सेलेक्ट किया, उससे एक बुक निकाली, वो दूसरे बैग में रख दी। फिर दूसरे बैग से एक बुक निकाली, वो मैथमेटिक्स की बुक आई। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पहले बैग से ट्रांसफर की थी वो फिजिक्स की बुक थी। ऐसे ये दिस इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इसकी संभावना क्या होगी। आपको इसमें पता नहीं लग रहा कि सीधे सीधे टोटल क्या है और फेवरेबल क्या है। ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये इसका बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हो गया। एक 12th क्लास में आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट की हेल्प से कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट की सेफ्टी की जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी काम कर रही है, टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, वो काम कर रही है, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाया जाता है कि जैसे जैसे वहाँ पर भी कुछ भी अनवांटेड कोई भी हथियार आ जाते हैं या कुछ भी बॉम्ब रखा गया होता है, कुछ भी ऐसा घटना घटती है, तो उस स्क्रीन के ऊपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी चल रही होती है कंट्रोल रूम में, तो फटाफट वो प्रोबेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, उन्होंने सेटअप कर रखे अपने डेटा। तो प्रोबेबिलिटी जैसे ही 1 तक पहुँचेगी तो समझ लो बिल्कुल लास्ट डेंजर पॉइंट है, और 1 से ऊपर जाते तो बम फूट ही गया, क्योंकि 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं होती। तो उन्होंने ऐसे डेटा फिक्स करके उसकी सेफ्टी के लिए उसमें सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है उसमें जो एक टूल है वो प्रोबेबिलिटी उस पर काम करता है। राइट, चले फिलहाल वो बात 12th क्लास की है, वो 12th क्लास में जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब आप वहाँ पर जानेंगे। फिलहाल जो हमें जानना है स्टार्टिंग में, अपने 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग में जो हमें जानना है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस के बारे में है। सबसे पहले तो जो ये वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडमली, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जिसमें हमें ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं रैंडमली सिलेक्शन। लाइक आपकी क्लास से मैं किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करूं तो पता नहीं वो कोई भी सिलेक्ट हो सकता है ना। लाइक जैसे आपने वो लॉटरी निकालते हैं तो सबकी पर्ची बना करके डाल दी किसी उस बॉक्स में, और उस बॉक्स में से कोई एक पर्ची निकाल ली, दैट इज रैंडमली, ये रैंडमली सिलेक्शन है। ठीक है, जैसे मैं आप में से किसी का रोल नंबर मुझे मालूम नहीं कि आपके क्या क्या रोल नंबर, मैंने कोई ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक रोल नंबर बोल दिया, ये रैंडमली एक्सपेरिमेंट, ये रैंडमली सिलेक्शन है। और सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस जब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, जब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटली क्या क्या हो सकता था, उन सभी केसेस की जब हम लिस्ट बनाएंगे तो वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। लाइक जैसे मैं इस क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे लिए वो रोल नंबर 1 भी हो सकता था सिलेक्शन, रोल नंबर 2 भी हो सकता था, रोल नंबर 3 भी हो सकता था। तो रोल नंबर 1 से लेकर के रोल नंबर 40 तक ये सारे रोल नंबर मेरे सैंपल स्पेस के इवेंट, सैंपल स्पेस के केसेस हैं। ठीक है, जैसे जब हम कॉइन पे बात करते हैं, जब हम कॉइन पे बात करते हैं, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या हो सकता है वो सब लिखना। कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, वी राइट। सैंपल स्पेस में क्या आएगा? आइदर हेड और टेल। ये सैंपल स्पेस बन गया कि क्या क्या हो सकता था। व्हेन 2 coins are tossed, when 2 coins are tossed, 2 coins toss कहें या एक coin is tossed twice कहें, दोनों में सैंपल स्पेस सेम बनेगा। भाई 2 कॉइन को एक साथ उछाल दें या एक कॉइन को 2 बार उछालें, दोनों में सैंपल स्पेस सेम बनेंगे। क्या? पहले पे भी हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल।
टेल। ठीक है, व्हेन 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन्स आर टोस्ट, जब हम 3 कॉइन्स को टोस्ट करते हैं तो सैंपल स्पेस में एच 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 ट्रिपल एच, इस एच को, इस लास्ट एच को टी बना लो, तो एच एच टी, टी दूसरे नंबर पे ले आओ, एच टी एच, टी पहले नंबर पे ले आओ, टी एच एच, बन गया, 4 बन गए। अब 4 में क्या, अगले 4 में क्या करो, एच की जगह टी और टी की जगह एच चेंज कर दो, टी टी टी, ये हो गया टी टी एच, ये हो गया टी एच टी, ये हो गया एच टी टी, ये 8 केस बनेंगे। फॉर्मूला होता है 2 पावर n, मतलब जानने के लिए कि कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। n मतलब जब अगर एक थ्रो है, कॉइन का एक ही थ्रो है, एक बार कॉइन को टॉस किया तो 2 पावर 1 2, जब 2 कॉइन टॉस करे या एक कॉइन को 2 बार टॉस करे तो 2 पावर 2 4, 4 केस बनेंगे। 3 बार उछाले तो 2 की पावर 3 8 केस बनेंगे। 4 बार उछालते तो 2 की पावर 4 16 बनते हैं। ठीक है, ये सब चलता रहेगा, राइट। एक कंसेप्ट और है, ट्री ग्राफ का कंसेप्ट आता है, ये एमएससी मैथमेटिक्स में रहता है, काफ़ी डिटेल में रहता है। ट्री ग्राफ का कंसेप्ट रहता है, उस ट्री ग्राफ से भी आप ये सब बना सकते हैं। जैसे कई बच्चों को ना 4 बार टॉस किया तो 5 बार टॉस किया तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो ट्री ग्राफ से हम जानते हैं कैसे। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 केस बनेंगे, आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 केस। अगर हमने उस कॉइन को दूसरी बार टॉस किया या 2 कॉइन को टॉस किया तो यहाँ जहाँ पर ये रुका है ना, यहाँ से 2 शाखाएं फूट जाएंगी, 2 टहनियाँ निकल जाएगी, 2 ब्रांचेस निकलेगी, एक एच नाम की, एक टी नाम की, एक एच नाम की, एक टी नाम की, क्योंकि कॉइन को टॉस करने पे 2 ही तो बातें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा टेल आएगा। इस पेड़ का नेचर ही ऐसा है, या तो टहनी ऐसे निकलेगी या ऐसे निकलेगी, एक एच नाम की टहनी, एक टी नाम की टहनी, तो एच की भी निकल सकती है, टी की भी निकल सकती है, तो 4 केस बन गए, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये 4 केस बन तो गए। अगर इस कॉइन को तीसरी बार टॉस करें तो जहां ये पेड़ रुका है वहां से 2 टहनियां फूटेगी, एक टहनी एच नाम की, एक टी नाम की, ऐसे एक एच एक टी, ऐसे एक एच एक टी, एक एच एक टी, तो 8 केस बन गए। देखिए आप, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, ऐसे ही टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, ये 8 केस बन गए, यही सब। अब अगर 4 कॉइन को टॉस करें या एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करें तो जहां ये पेड़ रुका है वहां से 2 टहनियां फिर फूट जाएंगी, एच टी 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 एच, ठीक है, ये हो गए। अब देखिए इनके काउंटिंग कीजिए, एच 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 एच, ये 1 केस बन गया 4 बार टॉस करने पर, एच 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 टी, एच एच टी एच, एच एच टी टी, एच टी एच एच, एच टी एच टी, कितने केस हो गए, ये 8 हो गए, 8 ही ये बनेंगे, तो 16 केस बन जाएंगे। ऐसे 5 टाइम हो तो फिर इनसे एच टी निकाल दो, सबसे जहाँ पे रुका हुआ है। तो ट्री ग्राफ की मदद से आप ये देख सकते हो कि कितने केस में, मतलब कितने बनेंगे तो ये बता देगा, और वो कौन कौन से बनेंगे इससे आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डाई पे। एक
सिंगुलर अगर है तो एक के लिए तो हम वर्ड यूज करते हैं डाई, मोर देन वन, एक से ज़्यादा अगर है तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं डाइस। एक के लिए, एक डाई के लिए तो डाई वर्ड यूज होगा, और एक से ज़्यादा के लिए डाइस। व्हेन वन डाई इज थ्रोन, जब हम एक डाई को फेंके, वन डाई इज थ्रोन, जब हम एक डाई को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, एक से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, 1 आने की 1/6, 2 आने की 1/6। ठीक है, इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ये भी आगे आएगा। फिलहाल तो हम बेसिकली सैंपल स्पेस पे बात कर रहे हैं। ये हो गया। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब हम 2 डाइस को उछालें तो सैंपल स्पेस में 1 1 1 2 ऐसे 1 6 तक, 2 1 से 2 6 और लास्ट 6 1 से 6 6 तक। फॉर्मूला इसमें होगा 6 पावर n। n अगर 1 है, एक डाई उछाले तो 6 की पावर 1, 6 केस बनेंगे। एक 2 डाई उछालें या एक डाई को 2 बार उछालें, 6 पावर 2, 36 केसेस बनेंगे। और इसको भी हम ट्री ग्राफ से कर सकते हैं, समझना। अगर हम एक डाई उछालें, ये 6 केस बनेंगे। अगर 2 डाई उछाले तो जहां ये रुका है ना, यहां से 6 टहनियां फूटेगी, क्योंकि जितने उसके केसेस हो सकते हैं उतने ही तो रिजल्ट आगे और निकल करके आएंगे। ध्यान दें सभी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे भी 1 से लेकर के 6 तक, 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 तो 36 केस हो गए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे सबके साथ 36 केस हो गए। अगर तीसरी डाई उछालें तो इस 1 के साथ 1 से 6, इस 2 के साथ 1 से 6, इसके साथ 1 से 6, ऐसे इन सब में भी। तो केस क्या बनेगा? 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, ऐसे फिर 1 2 1 1 2 2, ऐसे सारे 2 1 6, 216 केस बनेंगे, 6 की पावर 3। ठीक है। और जब 2 डाइस पे सेम नंबर आते हैं ना, ये जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, या फिर 3 पे क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 3 बार हो जाएंगे। तो इनको डबलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डबलेट्स। ठीक है, इतना हो गया कॉइन और डाई का आया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम कार्ड्स के ऊपर बात करेंगे, और कार्ड्स पे बात करके फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट कर देंगे। 16.1 में ये पूरा सैंपल स्पेस पे बेस्ड ही एक्सरसाइज है। ठीक है, थैंक यू सो मच।